बनेंगे लेकिन डीआरआई नहीं बनेगी। देखो जो डीआरआर की एंट्री होती है, जो सबसे पहली एंट्री होती है, जो 10% हमें पास करना होता है, इसकी एंट्री होती है सरप्लस टू डीआरआर। ठीक है, लेकिन हर एक में जरूरत नहीं होती है कंपनी में, किसमें जरूरत नहीं होती है। जैसे जो AIFI कंपनी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी में आपको डीआरआर की जरूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनी में डीआरआर की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और दूसरी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो फिर उसमें लिखा रहेगा, मतलब उसको करना है NBFC में आपको डीआरआर बनाना है, डीआरआर। ठीक है। और लिस्टेड कंपनीज में डीआरआर नहीं बनेगा। ठीक है ना, लिस्टेड कंपनीज में नहीं बनेगा। अनलिस्टेड कंपनीज में भी डीआरआर की जरूरत नहीं है, लिस्टेड अनलिस्टेड में नहीं बनेगी। ठीक है। और बाकी देखो जो अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन AFI बैंकिंग कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसमें डीआरआर नहीं पास होगा। लेकिन दूसरी जो अनलिस्टेड कंपनी है जो NBFC और HFC अदर देन, उसमें डीआरआर बनेगा 10%। ठीक है ना। तो डीआरआर की एंट्री क्या होती है, ध्यान में रखना। डीआरआर की जो आपकी एंट्री होती है सरप्लस टू डीआरआर, ये पहली एंट्री हो गई। और आखिरी एंट्री में वापस ट्रांसफर वाली एंट्री होती है जनरल रिजर्व टू डीआरआर। पहली एंट्री क्या आएगी, डीआरआर सरप्लस टू डीआरआर, और एकदम आखिरी में एंट्री में क्या आएगा, जनरल रिजर्व टू डीआरआर। ठीक है ना। और अगर पहले तो डीआरआर में पैसा पड़ा हुआ है, समझो डीआरआर कैलकुलेशन 10% से 30,000 हो रहा है, समझो पहले तो 20,000 पड़ा, तो सिर्फ 10,000 तुम्हें डालना है। तुम्हें कितना 10,000 डालना है। और रिटर्न तुम्हें तो पूरा बुलाना है। रिटर्न की एंट्री जनरल डीआरआर टू जनरल रिजर्व है आखिरी में, उसको पूरा बुलाना है। ठीक है। एक तो ये केस हो गया। इसमें दूसरा केस और क्या होगा, ठीक है, दूसरा केस ये होगा कि 6 महीने वाला। तो जब पहली एंट्री होगी डीआरआर सरप्लस टू डीआरआर, इसमें तो पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है। ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, 6 महीने पैसा रिटर्न करना है। तो 6 महीने में रिटर्न करना है, तो जो आखिरी वाली एंट्री रहेगी ट्रांसफर वाली, वो 6 महीने 2 बार में पास होगी। ठीक है ना। यानी पहले आपने 30,000 पास कर दिया साल के स्टार्टिंग में, 3,000 तो 100 रुपए हिसाब से 3 लाख हो रहा था, 10% 30,000 रुपए हो गए। लेकिन हर 6 महीने में हमें रिटर्न करना था, डिबेंचर रिडीम कर हर 6 महीने में। तो हर 6 महीने में ट्रांसफर की एंट्री 15,000 2 बार होगी। ठीक है। डीआरआर टू जनरल रिजर्व एक बार 15,000 अलग, फिर जब दोबारा पूरी एंट्री होगी 6 महीने की, वापस से डीआरआर टू जनरल रिजर्व 6 महीने का वो अलग। ठीक है। बुलाएंगे पूरा एक बार में, पास करेंगे 2 बार में। अगर 6 महीने में पैसा दे रहे हैं तो 3 महीने में दे रहे हो 4 बार पास करेंगे। और इंटरेस्ट है तो विद इंटरेस्ट भी हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गई कहानी किसकी, डीआरआर की। तो याद रखना डीआरआर में अगर पहले से पैसे पड़े हैं तो जितना कैलकुलेशन हो रहा है माइनस करके पैसा डालना है उतना। ठीक है। उसके बाद देखो डीआरआई का कॉन्सेप्ट समझ लो। डीआरआई पर अब देखो डीआरआई कॉन्सेप्ट क्या होता है। डीआरआई वो होता है जब हम पैसा रिटर्न करते हैं, जब हम पैसा रिटर्न करते हैं तब हमें 15% डीआरआई हमें एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। डीआरआई का एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और पैसा देने से पहले वापस से हम बुला भी लेते हैं। ठीक है। तो बैंक हमारा पैसा जाता है इसमें, तो डीआरआई टू बैंक एंट्री आती है। और जैसे पैसा देने का टाइम आता है, मतलब जिस साल आप पैसा दे रहे हो उस साल अप्रैल में डीआरआई हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। उसी साल अप्रैल बनाना पड़ेगा डीआरआई टू बैंक। अब पैसा देने ठीक पहले, तो मार्च में पैसा दे रहे हो, पैसा देने ठीक पहले वापस डीआरआई की उल्टी एंट्री आएगी बैंक टू डीआरआई। बैंक का पैसा आ गया, लेकिन बैंक टू डीआरआई विद इंटरेस्ट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में ज्यादा पैसा आया, बैंक में आया। हमने डीआरआई तो बनाया था 20,000 का, बैंक में आ गया 25,000, तो 5,000 इंटरेस्ट भी आ गया हमें। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक का पैसा आया, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड टू डीआरआई, वो 2 अमाउंट स्प्लिट करके बैंक में ज्यादा पैसा आ जाएगा। तो डीआरआई कब बनाएंगे, उस साल के अप्रैल में बनाएंगे जिस साल में हमें पैसा देना है। और जिस टाइम एग्जैक्टली जिस मंथ में पैसा दे रहे हैं उससे ठीक पहले वापस से रिटर्न एंट्री डीआरआई की आ जाएगी। कितने परसेंट की, 15% की। जितना पैसा दे रहे हैं उसका 15%, जिसका पैसा दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं, 4 बार पैसा दे रहे हैं तो जिस पार्ट का पैसा दे रहे हैं उसका 15% की एंट्री उल्टी एंट्री आती है। तो डीआरआई कब कब नहीं बनाना होता है, देखो जो भी तुम्हारी AIFI यानी कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे RBI से जो रेगुलेटेड है, उसमें डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन जो 272 में आते हैं कंपनी एक्ट, उसमें बनाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनी में डीआरआई करने की जरूरत नहीं, बैंकिंग खुद अपने आप में इन्वेस्टमेंट फील्ड में। फिर लिस्टेड कंपनी जो भी है उसमें आपको बनाना पड़ेगा। जितने भी लिस्टेड कंपनी अदर देन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के अलावा दूसरी जो नॉर्मल कंपनीज हैं वो सब में क्या करना पड़ेगा, डीआरआई बनाना पड़ेगा। ठीक है। और अनलिस्टेड कंपनीज हैं
जो बैंकिंग कंपनीज और एएफआई फाइनेंशियल कंपनीज को हटा के जो दूसरी अनलिस्टेड कंपनी में डीआरआई बनाना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे फिक्स कैपिटल होगा तो फिक्स कैपिटल दो अकाउंट बनते हैं, करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ बैलेंसिंग फिगर वाला आता है, जो बैलेंस दिया रहता है ओरिजिनल क्वेश्चन में वही आएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है ना। और बाकी के जो जब करंट अकाउंट में बाकी एंट्री जब होंगी, इंटरेस्ट, सैलरी, ये वो सब करंट अकाउंट में होगी, ठीक है ना। तो याद रखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आगे सिर्फ एक ही बनेगा, कैपिटल एंड करंट सब एक ही बन जाते हैं, कैपिटल अकाउंट ही बनता है सिर्फ, ठीक है ना। तो फॉर्मेट याद रखना कि जैसे अप्रोप्राइट है, रियलाइजेशन है और रिवेलेशन है, उसमें डेट नहीं पड़ेगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में डेट पड़ती है, ये याद रखना फॉर्मेट में। पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में डेट पड़ेगी, जनरल में डेट पड़ती है, ठीक है। ये एलएफ पड़ेगा, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो कौन रियलाइजेशन, ठीक है। तो पार्टनरशिप में डेट अवॉइड कब कर सकते हो, अगर डेट का कुछ भी जिक्र नहीं है, डेट का कुछ भी जिक्र नहीं है, तो पार्टनरशिप में डेट को अवॉइड कर सकते हो, डेट वाला कॉलम। अदरवाइज और अगर 2-3 पार्टनर है तब भी अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर 2-3 पार्टनर है तो भी आप है ना अवॉइड कर दो, डेट ना डालो फिर, ठीक है। देखो अगर हमें निकालना है कैपिटल, मतलब बिगिनिंग में जाना है, कैपिटल के बिगिनिंग में जाना है फिर से, तो कैपिटल जो होता है, कैपिटल का जो भी एंडिंग में कैपिटल आता है, तो एंडिंग कैपिटल आने का तरीका क्या होता है, मतलब जो लास्ट में हम लोग पूरा कैलकुलेशन करते हैं, तो जो भी कैपिटल बिगिनिंग का बैलेंस है उसमें क्या ऐड कर रहे होंगे, प्रॉफिट ऐड कर रहे होंगे, ड्राइंग माइनस कर रहे होंगे, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर रहे होंगे। एडिशनल कैपिटल आया तो कैपिटल हम ऐड कर देंगे अपने कैपिटल में से, हमें सैलरी मिली पार्टनर को वो ऐड कर देंगे, कमीशन मिला वो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ऐड करके फिर एंडिंग में कैपिटल आ जाता है। एंडिंग में क्या आ जाता है, कैपिटल, ठीक है। 1 साल बाद का कैपिटल कितना हो गया हमारा, फाइनल आ गया, ये तो हो गया राइट सीक्वेंस हो गया। लेकिन अगर हमने कुछ इस एंडिंग वाले कैपिटल कुछ गलती हो गई, हमने बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही पास नहीं किया था, या कमीशन सही पास नहीं किया था, कोई भी रीजन, या कोई एडिशनल कैपिटल था उसमें हमने गड़बड़ी कर दी थी, तो कुछ भी गड़बड़ था, जो कैपिटल एट एंड वाला जो था वो गलत था, तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल एंड से वापस रिवर्स मारेंगे और कैपिटल बिगिनिंग निकालेंगे। तो कैपिटल बिगिनिंग कैसे निकालेंगे, एट द एंड वाला जो कैपिटल में, कैपिटल जो एट एंड है उसमें क्या क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, उल्टा करेंगे, प्रॉफिट माइनस कर देंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, ठीक है। सब माइनस होते हैं, ड्राइंग खाली ऐड होता है। कैपिटल एट एंड में सब माइनस होंगे, ड्राइंग सिर्फ ऐड होगा, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगा, सैलरी माइनस हो जाएगा, कमीशन माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाएगा, तो एंडिंग में उल्टा जाके फिर कैपिटल बिगिनिंग में कितना था वो आ जाएगा, फिर भाई इसी का अपोजिट लेके चल रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो कैपिटल एट जो एंड दिया हुआ है उसमें खाली ड्राइंग को ऐड करेंगे, बाकी सबको माइनस कर देंगे, ये ध्यान रखना। ड्राइंग को ऐड कर देंगे, बाकी सबको माइनस कर देंगे, तो कैपिटल एट बिगिनिंग आ जाएगा। फिर उसमें वो भी नया ट्रीटमेंट है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही करना है, जो भी चीजें वो यहाँ से करेंगे सही, ठीक है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप फंडामेंटल का। इसमें आपको देखो 4 केस दिए हुए हैं, क्या दिए हुए पहले क्वेश्चन पढ़ लेना फटाफट। के एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:3 का प्रॉफिट लॉस रेशियो है विथ फिक्स कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द, ये प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, कह रहे प्रॉफिट जो आया है वो पार्टनर की सैलरी देने के बाद आया है, बिफोर कमीशन टू द पार्टनर फॉर द ईयर दिस 5,50,000। तो गलत है, क्योंकि प्रॉफिट जो हम लोग पेनल एप्रोप्राइट में प्रॉफिट दिखाते हैं बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन होना चाहिए। ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए, बिफोर सैलरी। पेनल एप्रोप्राइट में जो लिखते हैं क्रेडिट में प्रॉफिट, वो बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन ऑफ द पार्टनर। ये प्रॉफिट होता है बिफोर सैलरी बिफोर कमीशन, पार्टनर होना चाहिए, आफ्टर सैलरी और आफ्टर मैनेजर के बाद होना चाहिए, मतलब सैलरी और कमीशन मैनेजर का आफ्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आफ्टर। लेकिन पार्टनर के लिए बिफोर होना चाहिए। क्या याद रखोगे, पार्टनर के लिए प्रॉफिट बिफोर, हाँ क्या बिफोर, कमीशन है सैलरी के बिफोर, लेकिन मैनेजर के लिए आफ्टर होना चाहिए, यही सही है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पार्टनर की सैलरी के बाद है, आफ्टर पार्टनर सैलरी के बाद, गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर की सैलरी के बाद का प्रॉफिट है ये गलत है। तो सैलरी को इसमें हमें भले ये सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया है, पार्टनर की सैलरी को, तो गलत है, इसमें सैलरी को ऐड करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बिफोर सैलरी प्रॉफिट क्या था।
तो सैलरी कितना था, एक का 30,000 पर मंथ, यानी 30 into 12, 3,60,000 एक ऐड करेंगे, और 50,000 पर एनम था, एक साल का 50,000 ऐड कर देंगे एक, तो इसमें 3,60,000 ऐड करेंगे सैलरी, 50,000 एक सैलरी ऐड करेंगे दूसरे पार्टनर की, क्योंकि पर एनम था तो एक ही आएगा, इसमें 30,000 पर मंथ था तो इंटू 12 आएगा। तो ये दोनों प्लस करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा बिफोर मिल जाएगा, बिफोर सैलरी, बिफोर कमीशन पहले से ही था, है ना। बिफोर सैलरी का प्रॉफिट आ जाएगा 9,60,000। तो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट क्या होना चाहिए, पार्टनर की सैलरी का बिफोर होना चाहिए। ये वाला प्रॉफिट क्या होना चाहिए, पार्टनर सैलरी का बिफोर में होना चाहिए, और ये आफ्टर दिया था तो मैं ऐड करना पड़ेगा सैलरी को। और ये वाला प्रॉफिट मैनेजर की सैलरी के बाद का होना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है, ये प्रॉफिट जो है ये बिफोर मैनेजर्स कमीशन गलत होता है, कि यहाँ पे प्रॉफिट मैनेजर एम्प्लॉय हो गया कंपनी का, तो यहाँ पे प्रॉफिट पेरेंट अप्रोप्राइट में मैनेजर का कैलकुलेट होने के बाद आना चाहिए था। तो ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन रहता है कि बिफोर मैनेजर कमीशन, ये प्रॉफिट गलत होता है। मैनेजर कमीशन को इसमें हमें क्या करना पड़ता, लेस करना पड़ता, प्रॉफिट को कम करना पड़ता, प्रॉफिट को कम, क्योंकि हमने सेंस क्या कह रहे, कमीशन मैनेजर कमीशन हमने माइनस किया ही नहीं और प्रॉफिट लेकर आ गए, बिफोर करके लिया है। तो मैनेजर या कंपनी के एम्प्लॉयज का जो प्रॉफिट यहाँ पर होना चाहिए वो आफ्टर होना चाहिए। अगर बिफोर दिया तो गलत है, बिफोर दिया तो गलत है, तुम्हें प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखो, नहीं याद रखोगे, लॉजिकली हमने बता दिया सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर पार्टनर की सैलरी को कट करने के बाद प्रॉफिट आया तो गलत है, हमें पार्टनर सैलरी ऐड करेंगे। लेकिन मैनेजर के बाद आया है कि मैनेजर की, हमने मैनेजर का बिफोर लिया है, मैनेजर का आफ्टर होना चाहिए, सही है, आफ्टर मैनेजर ही होना चाहिए। यहाँ प्रॉफिट क्या होना चाहिए, आफ्टर मैनेजर की कैलकुलेशन, लेकिन बिफोर वर्ड है मैनेजर के लिए, तो गलत हो जाएगा। तो बिफोर है तो प्रॉफिट तुम्हें कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर सैलरी तो काटी नहीं, मैनेजर कमीशन तो काटे ही नहीं, और प्रॉफिट लेकर आ गए यहाँ पर, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने लिख दिया, देखो प्रॉफिट दिया 10,000, वर्डिंग क्या है कि ये जो प्रॉफिट है वो बिफोर मैनेजर कमीशन या सैलरी है, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस मैनेजर की सैलरी या कमीशन को इस प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा, पेनल अप्रोप्राइट में लिखना पड़ेगा नया वाला प्रॉफिट। या फिर वर्डिंग है कि ये जो प्रॉफिट है 10,000 ये आफ्टर पार्टनर्स कमीशन या आफ्टर पार्टनर सैलरी, वर्डिंग है आफ्टर पार्टनर सैलरी कट करने के बाद वाला प्रॉफिट है, तो ये गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में यहाँ पर आएगा कमीशन और पार्टनर्स का जो भी रहेगा इधर आएगा, वो बाद में माइनस होगा, समझिए ना। तो बिफोर मैनेजर है वर्डिंग अगर, तो प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा और पेनल अप्रोप्रिएट माइनस करके प्रॉफिट लिखेंगे। आफ्टर पार्टनर्स कमीशन या सैलरी प्रॉफिट है तो ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो पार्टनर्स का कमीशन या पार्टनर की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कमीशन जो है पार्टनर्स को हमें जो कमीशन देना है 8%, ये देना है कमीशन ऑफ 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर वाला आ गया, आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो अगर बिफोर होता कोई दिक्कत नहीं होती, बिफोर होता तो 9,60,000 पे डायरेक्ट 8% लिख देते, 8/100 करके निकाल लेते। लेकिन वर्डिंग क्या है, आफ्टर कैसे जाएंगे, पहले हमें प्रॉफिट कमीशन निकालना पड़ता है, उसके बाद ही आफ्टर होता है। तो आफ्टर का तो हमें मालूम ही नहीं ना कि ये जो कमीशन कैलकुलेट करो तो प्रॉफिट माइनस कमीशन से माइनस करने के बाद उस पर कमीशन निकालो, तो आफ्टर कैसे पहुंचोगे, नहीं पहुंच पाओगे, तो कमीशन माइनस करना पड़ेगा, कमीशन दर आफ्टर पे कैलकुलेट करो, वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में ट्रिक क्या होती है, जैसे 9,60,000 का ऐसे करेंगे 8%, 8/108, तभी वर्ड आ जाए क्या, जैसे मैनेजर का कमीशन भी आता है, मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, वर्डिंग क्या आ जाए, मैनेजर 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर वाला है, बिफोर तो कोई टेंशन नहीं है, आफ्टर वाला है, आफ्टर में कैसे जाओगे, तो क्या करो 10/110 करोगे और इंटू जो भी अमाउंट है, समझिए ना। तो ये आफ्टर का मतलब ये होता है, बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी कमीशन हम चार्ज कर रहे हैं बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है, आफ्टर है, आफ्टर में कैसे करोगे भाई, आफ्टर निकालोगे तो इसके लिए कमीशन मालूम होना चाहिए, तभी तो आफ्टर प्रॉफिट आएगा, उस पर निकालने कैसे कर पाओगे। तो कभी भी आफ्टर वर्ड है कि कमीशन है, आफ्टर कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, कमीशन ऑफ मैनेजर आफ्टर चार्जिंग द कमीशन, आफ्टर वर्ड है तो 10% 10/110 लिखोगे, नीचे 8 है तो 8/108 लिखोगे। अगर बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है, 8% 8/100 कर दोगे, बिफोर है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ये कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन अगर कैपिटल भूल गए तो पहले क्या करेंगे, सबका चारों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, एक का 15,000 आया, एक का 25,000 आया, एक का 40 आया, एक का 50,000, सबको प्लस करेंगे तो टोटल हो गया 1,30,000। अब ये 1,30,000 एक तरह कंपनी को देना पड़ेगा, कंपनी को चारों पार्टनर को देना पड़ेगा, तो 1,30,000 क्या हो गया, एक तरह से लॉस है। अब ये 1,30,000 लॉस भी कौन भरेगा, पार्टनर बनेंगे, तो 1,30,000 अगर इक्वली तो डिवाइड बाय 4 32,500 ये पार्टनर्स
देंगे, हर पार्टनर 32,500 कंपनी को देगा, लेकिन कंपनी से पार्टनर लेंगे भी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या करना पड़ेगा, तो एडजस्टमेंट चेक कर लेना पड़ेगा कि जैसे ए वाले को 15,000 रुपए कंपनी से लेना था, लेकिन 32,500 कंपनी को देना था, ओवरऑल कंपनी को देना ही पड़ेगा ए वाले को, कि ए को उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा है जितना कि लॉस बेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि लॉस इक्वली है। तो टोटल डिफरेंस है 17,500 ए का कैपिटल माइनस कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे, ठीक है। इसे सी वाले में देखो उल्टा है, सी वाले में 40,000 रुपए कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी से मिलेगा, ये कंपनी क्या करिए 32,500 का लॉस तुम बेयर करो, क्योंकि ओवरऑल 32,500 हर एक में आ रहा था। तो सी वाले क्या करे, अच्छा ठीक है काम करो, मेरा कैपिटल को बढ़ा दो, 40,000 में लेना है, 32,500 देना है, 7,500 मेरा कैपिटल बढ़ा दो, प्लस कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 केस भी दिए हुए हैं आपको। देखो, के एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट दिस रेशियो फिक्स कैपिटल, फिक्स विद फिक्स कैपिटल, फिक्स रहेगा तो तुम्हें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये याद रखना, ठीक है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। और ये दोनों का दिया हुआ है कैपिटल, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो याद रखना है ओपनिंग बैलेंस का अकाउंट क्रेडिट का बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा, एक का माइनस में चल रहा है तो उसके करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है ना। ये भी एक चीज़ याद रखना, ठीक है। शो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द P&L दिस प्रिपेयरिंग। अब जो 4 केस क्या है देखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन करंट अकाउंट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट फिर इंटरेस्ट कुछ दिया ही नहीं गया है, तो जब नहीं दिया है तो कौन सा केस लेंगे, क्या लेंगे, देखो प्रॉफिट और फिर में P&L अप्रोप्रिएट बनाया, प्रॉफिट कितना है 50,000, प्रॉफिट कितना है 50। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला ही नहीं गया देने के लिए, तो नहीं बोला गया है तो आपको सीधा सीधा उसको ट्रांसफर कर देंगे 2:3, आपको कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर नहीं बोला गया है तो नहीं देना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है 6%, अगर नहीं बोला गया नहीं देना, ये याद हो गया। फिर सेकंड केस क्या है, तो हम लोग क्या P&L अप्रोप्रिएट बनाया, P&L प्रॉफिट 50,000 और दोनों को बांट दिया, कहाँ बांट दी, करंट अकाउंट में बांट देंगे, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट कैपिटल करंट अकाउंट पर कितना है 5% दिया हुआ है, कैपिटल अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो अलाउज एंड चार्जेस इंटरेस्ट करंट अकाउंट, दोनों के लिए दिया हुआ है 5% और फॉर द प्रॉफिट ऑफ 90,000। तो P&L अप्रोप्रिएट बनाया सेकंड केस में, 90,000 यहाँ लिखा, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी देना है इंटरेस्ट और करंट अकाउंट में भी देना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट यहाँ पर करंट अकाउंट वाई का डेबिट में था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इससे हम इंटरेस्ट लेंगे, सुन लो अच्छे तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि एक का जो करंट अकाउंट था वो नुकसान पे था, W वाले का नुकसान में था, तो P&L अप्रोप्रिएट में एक का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी आएगा, दोनों आएगा, इंटरेस्ट कैपिटल दोनों को मिल जाएगा जो भी है 5% उनके कैपिटल पर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन करंट सिर्फ एक ही पर आएगा और दूसरे का डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, क्यों, जिसमें है ना हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि एक का क्रेडिट बैलेंस था ना 1 लाख रुपए, तो कंपनी को देना पड़ेगा, तो वो जैसे नॉर्मल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट की, वो लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में हमारे, कि हमारे पास से पैसा जा रहा है। लेकिन जो वाई का था, वाई वाला का करंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में था, हम उल्टा उससे लेंगे इंटरेस्ट, कंपनी उल्टा लेगी, तो P&L अप्रोप्रिएट में देखो एक वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री आ गई। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही आता है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी से ड्राइंग पे ही इंटरेस्ट ले रही है, तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट माइनस में किसी पार्टनर को, उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा कंपनी को। तो P&L अप्रोप्रिएट में 2 टाइप की इंटरेस्ट क्रेडिट में आ सकती है, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता ही आता है और दूसरा वाला इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट जब नेगेटिव बैलेंस है वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस बाद में क्या करना है, दोनों को टैली मारना, टैली मारने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट करंट अकाउंट में चला जाएगा, करंट अकाउंट के अगर दोनों साइड प्रॉफिट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट से में, अगर एक प्रॉफिट एक लॉस होता है तो वही करंट अकाउंट को उल्टी एंट्री आती है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया केस। तो अब ये जो 4 केस हैं, कोई भी एक केस फुल फ्लेज में लग जाएगा, तो ये केस ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो अलाउज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ठीक है, दोनों में इंटरेस्ट हमें देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों पे देना है, क्योंकि दोनों का बैलेंसिंग दी हुई है ना, बस एक का उल्टा चल रहा है, एक में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हम लेंगे, तो P&L अप्रोप्रिएट क्रेडिट में आएगा एक का, क्योंकि एक का डेबिट बैलेंस माइनस में चल रहा है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऑल्सो अलाउज इन चार्जिंग करंट लॉस पर ईयर 50, 15,000 लॉस हो गया, जब लॉस हो गया तो पैसा कहाँ से दोगे,
लॉस हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे कहाँ से, समझ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लॉस ही हो गया तो पैसे कहाँ से दोगे, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाओगे ना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट दे पाओगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक का तो पैसा चलो मिल रहा है हमें, हाँ ठीक है, एक का तो पैसा मिल रहा है, पेनल एप्रोप्राइट में पहले देख लो, एक तो लॉस है, लॉस कितना है देखो, प्रॉफिट जब यहाँ लिखते हैं तो लॉस यहाँ लिखेंगे, है ना, पेनल एप्रोप्राइट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं, लॉस कहाँ लिखेंगे, डेबिट में 15,000 यहाँ लिख दिया। और करंट अकाउंट एक के उससे पैसा आ रहा है हमारे पास, वाई से पैसा आ रहा हाँ, है loss क्योंकि तो वो उसका बैलेंस डेबिट बैलेंस चल रहा था, हाँ तो कितना 15,000 और 15,000 का लॉस, इधर 2,500 का एक प्रॉफिट हुआ, हाँ तो भी लॉस है ऑलरेडी, कितने लॉस हो रहे हैं, तो भी 12,500 का लॉस है, हाँ तो भी 12,500 का लॉस है ना, कि 15,000 का ओवरऑल लॉस, हाँ और 2,500 हमें एक का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मिल गया था, तो 15,000 2,500 माइनस 12,500 फिर भी लॉस है, तो दे तो कुछ नहीं पाएंगे ना। अगर ये इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट बहुत ज़्यादा होता 25,000 30,000, तब तो चलो ओवरऑल कुछ तो प्रॉफिट मिल जाता हमें, तो फिलहाल तो अभी भी लॉस में 12,500, तो 12,500 यानी ना इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट पे करेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे, कुछ नहीं पे करेंगे, डायरेक्ट लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंसिंग फिगर तो पता ही कैसे आता है, इधर का टोटल ज़्यादा है इधर कम, 12,500 को 5,000 7,500 2:3 में बांट दिया लॉस, ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा लॉस ये, ठीक है। चौथा केस है व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो अलाउज इंटरेस्ट ऑन करंट 5% लॉस में, अगर 30,000 का लॉस है, लॉस तो बहुत ही ज़्यादा है, 30,000 रुपये लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अलाउ नहीं किया है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैप नहीं, वही ना, एंड आल्सो अलाउज है ना, अच्छा, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो अलाउज इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 5% लॉस, बस यहाँ पे लॉस 30,000 दे दिया गया, लॉस तो बहुत ही ज़्यादा दे दिया गया, 30,000 लॉस है, ठीक है ना। अच्छा अलाउ से चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है, अलाउ तो कर रहा है लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ चार्जेस, जहाँ पे चार्ज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आल्सो अलाउज, हम यहाँ पे हमने चार्ज नहीं किया, अलाउ किया है, चार्ज नहीं किया है, ठीक है। तो और लॉस हो गया 30,000 का, तो जब चार्ज नहीं कर रहे हैं, जब चार्ज नहीं कर रहे हैं तब पेनल एप्रोप्राइट नहीं बनेगा, डायरेक्ट लॉस को कहाँ दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट, क्योंकि चार्ज कर ही नहीं रहे हम लोग, हाँ चार्ज ही नहीं करते पेनल एप्रोप्राइट क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस बना लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में हमने यहाँ पे लॉस दिखा दिया 30,000 का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, फिर यहाँ पे करंट अकाउंट का जो लॉस हो रहा है फिर बाद में उस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पे तो करंट अकाउंट का पैसा हमें नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस वर्ड नहीं था, तो करंट अकाउंट से हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं ले रहे हैं, ना दे रहे ना ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना।